ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा कि जो सेल है वो किस तरह से डिवीज़न के लिए जाती हैं। जब सेल डिवीज़न के लिए जब जाती है उससे पहले सेल प्रिपरेशन होती है, डिवीज़न के लिए तैयार होती है, जिसमें हमने 4 अवस्थाओं का जिक्र किया था। वहाँ पर G1 अवस्था, S फेस, G2 फेस और M अवस्था का वहाँ हमने जिक्र किया था। तो ये जो M अवस्था है इसकी हम यहाँ डिटेल में बात करेंगे कि M अवस्था क्या होती है और किस तरह से सेल यहाँ पर डिवाइडेड होकर नई सेल का निर्माण करती है। जो पेरेंट सेल है वो डिवाइडेड होगी और डॉटर सेल का निर्माण करती है। किस तरह से ये विभाजन होता है इसकी हम यहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। जब सेल डिवीज़न होता है, जो पेरेंट सेल होती है यहाँ पर, वो पेरेंट सेल जो होगी उसमें जब सेल साइकिल में सेल जब प्रिपेयर हो रही थी तो रेप्लिकेशन हो रहा था। रेप्लिकेशन जब होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेशन हो जाता है, डबल हो जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रखने के लिए रेप्लिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब सेल डॉटर सेल बनती है तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहते हैं, इसलिए सेल में रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम बात समसूत्री विभाजन की कर रहे हैं। यहाँ पर जो डायग्राम है वो समसूत्री विभाजन का आपको दिख रहा है। समसूत्री विभाजन में रेप्लिकेशन एक बार होता है। इस कारण जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में जाएंगे। जैसे अगर पेरेंट सेल में 23 नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल्स होगी उसमें भी 23 पेयर्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहाँ पर होंगे। तो जब समसूत्री विभाजन होगा तो एक जो पैतृक कोशिका है, एक सिंगल पैतृक कोशिका है, इस एक सिंगल पैतृक कोशिका में डिवीज़न होने से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। तो ऐसा विभाजन जिसमें एक मात्र कोशिका के विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, उस विभाजन को हम क्या कहेंगे? उस विभाजन को हम समसूत्री विभाजन उसको हम कहेंगे। अगर हम लोग सेल डिवीज़न को देखें तो जीवों में 3 प्रकार के डिवीज़न हम लोग देखेंगे, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस की खोज रॉबर्ट रेमेक ने चूजे की भ्रूण की RBC कोशिकाओं में की थी। इस विभाजन में स्पाइंडल फाइबर का निर्माण नहीं होता है, केवल केंद्रक विभाजन होता है। यहाँ पर केंद्रक विभाजन खाँच विधि या संकीर्णन विधि द्वारा एक खाँच बनती है। जब सेल डिवीज़न में जाती है तो इस विधि द्वारा ये जो है वो विभाजन होता है। ये ज़रूरी है कोशिका को मेंटेन रखने के लिए। मैंने कल भी बात की कि कोशिका में जैसे जैसे साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स उस कोशिका का इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिक रूप से, एनाबॉलिक रूप से, कैटाबॉलिक रूप से वो कोशिकाएं धीरे धीरे निष्क्रिय होने लग जाती है, मृत सेल की ओर बढ़ जाती है। तो कोशिका को फंक्शनल बने रहने के लिए, कोशिका को क्रियाशील बने रहने के लिए उसमें डिवीज़न का होना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिका को मेंटेन करने के लिए कुछ जीवों में माइटोसिस यानी असूत्री विभाजन होता है। इस विभाजन के अंदर कोशिका में क्या होगा? इस विभाजन में जैसे ये कोई सेल है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होती है, स्पाइंडल फाइबर का निर्माण भी नहीं होता है, केवल एक खाँच बनती है। इस खाँच से एक मात्र कोशिका से 2 पैतृक कोशिकाओं का निर्माण। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये केवल यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा। यहाँ जो है ये रेप्लिकेशन होने से क्रोमोसोम जो है वो दोनों पोल पर चले जाते हैं और सेल में एक खाँच बनती है। खाँच बनने से 2 पुत्री कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, 2 डॉटर सेल यहाँ पर बन जाती है। तो सेल मेंटेन रहती है, अपने आप में फंक्शनल रहती है। सेल को फंक्शन रहने के लिए, सेल को क्रियाशील रहने के लिए किसी न किसी विभाजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसका जो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स है कोशिका का वो बना रहे। इस तरह के सेल डिवीज़न में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, 2 चीज़ें आप लोग इस डिवीज़न में इम्पोर्टेंट हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। इस डिवीज़न में डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अपीयरेंस ऑफ स्पाइंडल फाइबर डू नॉट अकर, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होगी और न ही तरकूत तंतुओं यानी स्पाइंडल फाइबर का निर्माण नहीं होगा।
इस तरह का विभाजन लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, खासकर या कुछ यूकैरियोटिक है जैसे यीस्ट वगैरह, उनमें ये डिवीज़न हमें देखने को मिलेगा। दो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया और यीस्ट। इन दोनों में विभाजन, इन दोनों में नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज़ करने का ये डिवीज़न महत्वपूर्ण डिवीज़न है। इनमें जनन करके नए जो डिवीज़न है, नए जो सेल बनाने का है, ये महत्वपूर्ण डिवीज़न इनमें पाया जाता है। अब हम जो माइटोसिस डिवीज़न है, समसूत्री विभाजन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक द्वारा 1852 में की गई थी। समसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में और कायी कोशिकाओं में, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। शरीर के अंदर जितने भी सोमेटिक सेल्स हैं, जितनी भी कायी कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में भी होगा और कायी कोशिकाओं में भी होगा, यानी कि जो सोमेटिक सेल्स हैं उनमें और जनरेटिव सेल दोनों में समसूत्री विभाजन पाया जाएगा। यहाँ गुणसूत्र लंबवत विभाजित होता है और एक जो पेरेंट सेल है डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान में रखना है कि जो प्रजनन यहाँ पर बनेगी, जो संतति यहाँ पर बनेगी समसूत्री विभाजन के दौरान, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षणों में एक समान होगी। यहाँ पर जैसा पैतृक है हूबहू उसकी संतति बनती है, यानी हम फोटोकॉपी कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन के दौरान जो नई प्रजननी बनेगी वो पैतृक की फोटोकॉपी होगी। जितने भी कैरेक्टर पैतृक में हैं, उसकी पेरेंट्स में है, उतने के उतने कैरेक्टर उसकी संतति में जाएंगे, उसकी प्रजननी में जाएंगे। आप लोग यहाँ पर एक बात मैं जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी मैं रिमाइंड आप लोगों को कर दूँ कि किसी भी जीव में विविधताएं जो होती है, जो वेरिएंस यहाँ पर जो उत्पन्न होती है, वो सब अर्धसूत्री विभाजन के कारण होती है, मियोसिस के कारण होती है। वहाँ पर होता है जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर ही विभिन्नताओं के लिए जिम्मेदार हैं, वेरिएशंस के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, इस कारण जैसा पैतृक होगा वैसी संतति होगी। ये बात आप ध्यान में रखिए कि समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली जो डॉटर कोशिकाएं होती है वो फोटोकॉपी होती है, वो हूबहू प्रतिकॉपी होती है। किसकी? जनक की प्रतिकॉपी ये पाई जाती है। जैसा जनक होता है वैसी उसकी संतति होती है, वैसी ही उसकी प्रजननी होती है। समसूत्री विभाजन कायी कोशिकाओं में यानी वेजिटेटिव सेल्स में, जिनको हम सोमेटिक सेल्स भी कहते हैं, कई बार आपको सुनने को मिलेगा सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल एक ही बात है। जनरेटिव सेल यानी जनन ऊतक में स्पोर, जाइगोट, एम्ब्रियो, जो लोअर एनिमल्स हैं, जो लोअर प्लांट्स हैं, जहाँ पर स्पोर बनता है, जाइगोट बनता है, उनमें भी समसूत्री विभाजन होगा। एम्ब्रियो जब बनेगा, एम्ब्रियो में भी जो सेल डिवीज़न होता है, एम्ब्रियो में नंबर ऑफ सेल्स जो इंक्रीज होती है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और जाइगोट है, उसके बाद जो एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा ये जाइगोट 2n है। इसके बाद जो एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो में जो नंबर ऑफ सेल्स बन रही है, ये नंबर ऑफ सेल्स किसके द्वारा बन रही है? समसूत्री विभाजन द्वारा इनका निर्माण हो रहा है, समसूत्री विभाजन द्वारा बन रही है। तो एम्ब्रियो में भी जो डिवीज़न होगा वो कैसा होगा? समसूत्री विभाजन होगा। कोई भी डिवीज़न होता है उसके 2 स्टेप्स हैं। डिवीज़न जब सेल में होगा तो 2 स्टेप होगा, पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। यानी कि जब सेल सिंथेटिक फेज में जाती है उसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, और उसके बाद जब सेल विभाजन की ओर जाती है तो उसमें सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है, उसका केंद्रक विभाजित होगा। केंद्रक विभाजित होने के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। जब केंद्रक विभाजन होता है तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो उसको हम साइटोकाइनेसिस या फिर कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। जब केंद्रक और कोशिका द्रव्य विभाजन दोनों संपन्न हो जाते हैं तो एक पैतृक कोशिका 2 स्वतंत्र संतति कोशिकाओं में बदल जाती है। 2 स्वतंत्र
प्रजनी यहाँ पर बनती है, प्रजनी सेल यहाँ पर बनती है। कैरियोकाइनेसिस के 4 फेज हैं समसूत्री विभाजन में, जिनको हम यहाँ पढ़ेंगे। नंबर 1 प्रोफेज यानी शुरुआत, सेल डिवीजन यानी सेल प्रिपरेशन होकर एम फेज में चली गई है। एम फेज के बाद एम फेज जो होगी उसमें पहली जो अवस्था आती है वो प्रोफेज आती है। जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, यहाँ पर गुणसूत्र की हम बात करें तो हम सबको मालूम है कि गुणसूत्र क्रोमेटिन अवस्था में होता है। इस तरह से ये क्रोमेटिन है यहाँ पर, इस क्रोमेटिन अवस्था में क्रोमोसोम यहाँ पर होता है। प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र जो होगा वो पहले तो क्रोमेटिन अवस्था में होगा, धीरे धीरे वो अनकॉइल्ड होगा और ये पतले तंतुओं के रूप में बदलेगा। उसके बाद गुणसूत्र मोटे हो जाते हैं। मोटे होने के कारण है कि उसमें डिहाइड्रेशन होता है, गुणसूत्र जल का त्याग, जो क्रोमेटिन तंतु है वो क्रोमेटिन तंतु जल का त्याग कर देते हैं, जल त्याग देते हैं तो कंडेंस्ड हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, मोटे होकर स्पष्ट हो जाते हैं। कैसे, एक डायग्राम हम अगला देखेंगे, उसमें ये देखेंगे कि ये जो कंडेंस क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम का सुसंगनन होगा वो ऊर्जा एटीपी की उपस्थिति में होगा। साथ ही एंजाइम टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम का नाम आपने कभी रेप्लिकेशन पढ़ा है तो सुना होगा कि टोपोआइसोमरेज अनकॉइलिंग करता है, यानी जो कॉइल्ड क्रोमोसोम है ना, इस तरह से कॉइल उनको अनकॉइल्ड करेगा इस तरह से। तो अनकॉइलिंग की जो प्रक्रिया है वो टोपोआइसोमरेज की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए यहाँ पर ये एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रोफेज अवस्था शुरू होती है तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और क्रोमेटिन तंतु सब मौजूद होते हैं। उसके बाद क्या होगा, केंद्रक आकार में छोटा हो जाता है और अंत में विलुप्त हो जाता है। गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली जो है वो पहले आकार में कम होती है, धीरे धीरे विखंडित होकर अंत में विलुप्त हो जाती है और गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली के आवरण से मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तरह से ये क्रोमोसोम, पहले क्रोमोसोम जो होगा वो क्रोमोसोम क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक क्रोमेटिन तंतु के रूप में होगा, धीरे धीरे ये कंडेंस्ड होगा, संघनन होगा एटीपी और टोपोआइसोमरेज की उपस्थिति में, और अंत में ये विजिबल क्रोमेटिड्स यानी कि एक स्वतंत्र गुणसूत्र के रूप में हमें दिखाई देगा। किस कारण से होता है ये सर, ये होता है एंजाइम जो यहाँ पर एंजाइम जो है डिहाइड्रेशन के कारण यहाँ पर जल त्याग करता है, कंडेंस हो जाता है, संघनन हो जाता है, आकार में जो क्रोमेटिन तंतु है वो क्रोमोसोम या गुणसूत्र में बदल जाते हैं। उसको हम गुणसूत्र कहते हैं, जहाँ सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाती है। सेंट्रोमियर से ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़ी रहती है, ये विजिबल क्रोमेटिड्स हमें दिखाई देती है और ये पूरा भाग जो है वो क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाता है। तो यहाँ गुणसूत्र स्पष्ट हो जाते हैं। प्रोफेज फर्स्ट अवस्था की क्या विशेषताएं हैं, प्रोफेज फर्स्ट की, यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट जो है उसकी 3 विशेषताएं यहाँ पर है। पहला क्या होगा, क्रोमेटिड्स, पहला जो है वो क्या है, क्रोमेटिड्स कंडेंस इनटू क्रोमोसोम, क्रोमेटिन तंतु जो है वो क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन, जो केंद्रक झिल्ली है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। अब जो गुणसूत्र यहाँ पर स्पष्ट दिख रहे हैं ना, ये क्रोमेटिन पहला इस तरह से क्रोमेटिन तंतु के रूप में थे और उसके बाद ये किस में बन गए, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए। तो ये क्रोमेटिड्स में स्पष्ट सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पर दिखाई देती है, गुणसूत्र में बदल जाते हैं। तीसरा, स्पाइनल फाइबर यहाँ पर बनते हैं, तर्कु तंतुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। स्पाइनल फाइबर गुणसूत्र में डिहाइड्रेशन जो हो रहा है, गुणसूत्र जो संघनन हो रहा है उसके लिए स्पाइनल फाइबर जो है वो यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं, तर्कु तंतु जिम्मेदार होते हैं। एक और डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाया है, सेम ही है वो डायग्राम कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तर्कु तंतु यहाँ पर बन रहे हैं, तर्कु तंतु है यहाँ पर, ये अब बन गए हैं, क्रोमेटिड्स कंडेंस हो गए किसमें, इसमें क्रोमोसोम में, और न्यूक्लियर जो न्यूक्लियोलस हैं वो भी डिसअपियर हो गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो गई है यहाँ पर।
अब यहाँ पर स्पाइंडल फाइबर बनने लग जाते हैं। स्पाइंडल फाइबर जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं? स्पाइंडल और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कई बार प्रश्न ये इसको लेकर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप इसमें ध्यान में रखेंगे। स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल जो अपरेटस होते हैं वो स्पाइंडल और माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं। दो तरह के तर्कु तंतु मौजूद रहते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल और सपोर्टिंग। कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब है कि वे स्पाइंडल फाइबर जहाँ पर गुणसूत्र जुड़े रहते हैं, जिन स्पाइंडल फाइबर से क्रोमोसोम जुड़े हुए रहते हैं उन्हें कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर कहेंगे हम लोग। इन्हें असतत तंतु यानी डिसकंटिन्यूअस फाइबर या गुणसूत्र तंतु भी कहते हैं। गुणसूत्र तंतु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इन तंतुओं से क्रोमोसोम जुड़े हुए रहते हैं, गुणसूत्र जुड़े हुए रहते हैं। दूसरे सपोर्टिंग फाइबर्स कहते हैं एक पोल से दूसरे पोल, यानी कि सेल में दो पोल हैं, एनिमल पोल और वेजिटेटिव पोल। एनिमल पोल से लेकर वेजिटेटिव पोल पर, जो वेजिटेटिव पोल तक जो कंटिन्यूअस जो फाइबर जो तंतु जुड़े रहते हैं, फाइबर जुड़े रहते हैं, उन्हें हम सपोर्टिंग फाइबर्स या कंटिन्यूअस फाइबर कहते हैं। ये तंतु कोशिका के दो ध्रुवों से जुड़े रहते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए कैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये वाले क्रोम जो है कॉन्ट्रेक्टाइल यानी असतत, क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़े हैं, इनसे क्रोमोसोम जुड़ जाने के कारण ये सतत नहीं है, तो ये असतत स्पाइंडल फाइबर है। और ये आप यहाँ पर वेजिटेटिव पोल, यहाँ पर एनिमल पोल, तो दोनों पोल को जोड़ने वाले ये वाला जो फाइबर हैं, जो दोनों पोल को जोड़ रहे हैं, उनको सपोर्टिव फाइबर या कंटिन्यूअस फाइबर हम लोग कहेंगे। इसको हमने क्या का नाम दिया? गुणसूत्र फाइबर भी कहा डिसकंटिन्यूअस को, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम इनसे जुड़े रहते हैं। इनकी संरचना एक्चुअल में हम देखें ना इस तरह से होती है, और यहाँ आकर इन पर क्रोमोसोम इनसे अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये स्थिति स्पष्ट रूप से हम मेटाफेज में देखेंगे। जब हम मेटाफेज को पढ़ेंगे तब हम इसको और अधिक स्पष्ट रूप से इसको हम लोग देखेंगे मेटाफेज अवस्था में। तो दो तरह के स्पाइंडल फाइबर तर्कु तंतु, गुणसूत्रों की गति, गुणसूत्रों के लिए डिहाइड्रेशन, गुणसूत्रों का दोनों पोल पर, अपोजिट पोल पर मूवमेंट, इन सब के लिए स्पाइंडल फाइबर जिम्मेदार होता है। स्पाइंडल फाइबर की अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, दो तरह के स्पाइंडल फाइबर हम लोग देख रहे हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल और सपोर्टिंग। कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब क्रोमोसोमल फाइबर भी कहते हैं इसमें, जहाँ से गुणसूत्र जुड़ा हुआ रहता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल है। जहाँ गुणसूत्र जुड़ा हुआ नहीं है, जो कंटिन्यूअस होते हैं एक पोल से दूसरे पोल तक, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कंटिन्यूअस फाइबर या सतत फाइबर कहेंगे। स्पाइंडल फाइबर की अगर हम लोग इसका कंपोजिशन देखते हैं तो यहाँ पर आरएनए इसमें पाया जाता है 3.5%, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि स्पाइंडल फाइबर ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये प्रश्न पूछते हैं। स्पाइंडल फाइबर का प्रमुख संगठन क्या है? मेन कंपोजिशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर, तो क्या है मेन कंपोजिशन? ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पर होते हैं। बाइपोलर है, एक एनिमल पोल और एक वेजिटेटिव पोल। पादपों में तर्कु एन एस्ट्रल प्रकार के होते हैं। एन एस्ट्रल, ध्यान शब्द में, इस शब्द को ध्यान में रखिएगा। एन एस्ट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एस्ट्रल और सेंट्रियोल यानी तारकाय नहीं पाया जाता। एनिमल की अगर हम बात करेंगे तो एस्ट्रल प्रकार के होंगे। एस्ट्रल प्रकार का मतलब ये होता है कि एस्टर और तारकाय दोनों मौजूद होंगे। एनिमल्स में जो स्पाइंडल फाइबर होंगे वो एस्ट्रल प्रकार के होंगे। क्यों होंगे एस्ट्रल के? क्योंकि वह एस्टर और तारकाय दोनों मौजूद रहेंगे। प्लांट की बात हम लोग करेंगे तो एनएस्ट्रल प्रकार के होंगे, क्योंकि यहाँ पर एस्टर और तारकाय अनुपस्थित होते हैं। थैंक यू। आप लोग इस पूरी स्लाइड को पढ़िए और माइटोसिस जो डिवीज़न है, माइटोसिस जो है समसूत्री विभाजन है, उसकी प्रोफेज अवस्था हमने यहाँ पर पढ़ी है। स्पाइंडल फाइबर के बारे में हमने पढ़ा है। अगला जब वीडियो हम लोग करेंगे तो उसकी बची हुई तीनों अवस्थाओं की बात करेंगे। तो प्रोफेज अवस्था में दो तीन बातों का भी ध्यान में रखना है कि प्रोफेज अवस्था में सबसे पहले जो गुणसूत्र होते हैं वो क्रोमेटिन अवस्था में होते हैं। क्रोमेटिन से वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पर स्पाइंडल फाइबर जो है वो बन जाते हैं। स्पाइंडल फाइबर के दो तीन महत्वपूर्ण काम हैं। पहला काम वो डिहाइड्रेशन करता है। क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन अवस्था में होते हैं, डिहाइड्रेशन के कारण, जल त्याग के कारण वो मोटे हो जाते हैं और वो क्रोमोसोम में गुणसूत्र में बदलने लग जाते हैं। दूसरा
इनका जो जब मूवमेंट होगा क्रोमोसोम का, जब ये अभी तो केवल क्रोमोसोम बने हैं, लेकिन जब 2 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी तो विपरीत ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो जो उनकी मूवमेंट है वो भी स्पाइंडल फाइबर के कारण होती है। PDF में भेजूंगी, आप लोग नोट्स इसके अच्छे से उतारिए अपनी कॉपी में और इस टॉपिक को लर्न करिए। आप शुरू से पढ़ेंगे, कल आप सेल साइकिल जो मैंने पढ़ाया पहले उस वीडियो को देखिए, उस सेल साइकिल को समझिए कि सेल किस तरह से विभाजन के लिए जाती है। आज हम विभाजन को शुरू कर रहे हैं कि सेल कैसे धीरे धीरे विभाजित होती हुई एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल का निर्माण करेगी। थैंक यू।